आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया था। मगर मैं जब भी इससे पूछती तो वो यही कहता कि इसको अब अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। तो मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आया था और मैंने इसको अपने साथ सुला लिया। वो वैसे भी 12 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं चूंकि 22 साल की थी, तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था। इसलिए मुझे इसको अपने साथ सुलाने पर कोई मसला नहीं हुआ था। इस तरह अब तकरीबन रोज ही मेरा भाई इस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था, जिस वक्त मैं बस सोने ही वाली होती थी। पहले पहल तो मैंने इस बात को बिल्कुल गौर नहीं किया और अपने भाई को अपने साथ सुलाती रही, मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब सी तब्दीलियां महसूस होने लगी थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है। और सिर्फ रात ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी अब मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे होता था। मैं किचन में काम कर रही होती थी तो मेरा छोटा भाई किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वो वहीं बैठा रहता था। और अगर मैं इसको बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल की बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो और ये बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारा पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे रह जाओगे। और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वो ख्वाब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम अब अपनी छुट्टियों वाली ये गलत रूटीन ख़त्म करो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई मेरी बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता, बस बाजी, नहीं जाना मुझे स्कूल में, घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ ना। और मुझे ज़्यादा सबक ना पढ़ाएं और ना करें कोशिश कि मैं घर से बाहर रहूं, और ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बार बार मुझे एक ही बात मत कहा करें प्लीज़। मैं अपने भाई की बातें सुनकर हैरान होती और अब परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वो अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वो पहले ऐसा नहीं था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था और अपनी क्लास में वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा मशहूर था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वो साथ वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब इसको ऐसा क्या हो गया था कि वो दिन रात मेरे सर पर ही सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था कि वो घर बैठकर मुझ पर ही नजर रखता था और इसकी नजरें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थी, यूं जैसे वो मुझे अंदर तक खोजना चाहता था। उसकी ये हरकत मुझे परेशान कर रही थी और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो इससे भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कहता, मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो मैं इसको छोटा बच्चा समझकर अपने साथ सुलाती रही, मगर फिर मैंने महसूस किया कि जब वो रात में मेरे पास आता था तो इसकी हालत बहुत अजीब सी होती थी। इसकी आंखें लाल हुई होती थीं और अजीब तबीयत का लग रहा होता था और इसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा था और ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। और जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो वो कहता, नहीं बाजी, मैं ठीक हूँ, बस दोस्त के अस्तबल में गया था तो वहाँ मैंने घोड़ी का दूध पी लिया था, इसीलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तो मैं इसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम घोड़ी का दूध क्यों पीने लगे हो, जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद होता है। मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई चिढ़कर कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ गपशप और हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बात को बहुत मामूली समझता था, मगर मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि भला इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो घोड़ी का दूध पीने लगा था, और फिर इसकी आखिर किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी कि वो घोड़ी का दूध पीने लगा था और इस बात को बहुत मामूली समझता था। मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं इसको किसी भी बात के लिए टोकती तो वो बुरा मनाते हुए मुझसे लड़ाइयाँ करने लगा था। इसीलिए मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से इसके तेवर बहुत बदले बदले से थे और फिर एक मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई थी। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर शदीद हैरत और खौफ का शिकार हुई थी कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह मुझे घूर घूर कर देखना बहुत परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी और फिर
मैंने इसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो रहे हो तो तुमको अपने कमरे में सोना चाहिए। तो वो मेरी बात सुनकर मेरे छोटे भाई ने बहुत सर्द लहजे में कहा था, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुंह से ये बागाने बातें सुनकर मैं जी जान से कांप गई थी और फिर फौरन से इसको बोला था कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो। अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये घर छोड़कर जाने वाली बात मत करो। तो मेरी बात पर वो खामोश हो गया, मगर मैं अब बुरी तरह से परेशान रहने लगी थी। मुझे इसकी हरकतें और इसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था कि जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। मगर इसकी हरकतें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। अब मुझे अपने छोटे भाई की नज़रें बहुत परेशान करने लगती थी। दिन में काम करते हुए भी मुझे इसकी नज़रें खुद पर गिड़ी हुई महसूस होती थी और वो मेरे पीछे पीछे ही रहता था। और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तो तब वो भी मेरे कमरे में चला आता था और कहता, यहीं सोना है मुझे। मगर इसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में मुब्तला करने लगी थी। अब मैं भी रातों को सो नहीं पाती थी और वजह इसका जागते रहना था। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि वो अगर मेरे साथ सोना चाहता था तो इसको फिर सो जाना चाहिए था, मगर वो जागता रहता था और मुझ पर ही नज़र रखता था। इसका इस तरह जागकर मुझ पर नज़र रखना मुझे परेशानी में मुब्तला करने लगा था। फिर एक रात दोबारा मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बेतहाशा घबरा गई थी और मेरे हाथों पैरों पर पसीना आने लग गया था। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं और लग रहा था जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था। और मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत हो रही थी कि आखिर वो जागता क्यों रहता है और वो चाहता क्या है और मुझे क्यों घूरता रहता है। मैं अब बुरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींदें उड़ चुकी थी और मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और ये बदलाव बहुत गलत किस्म का था और लगता था कि कुछ है ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था, मगर जो भी था बहुत गलत था। और फिर एक रोज़ मुझ पर अपने भाई की इस हालत का इंकिशाफ हुआ था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। और हकीकत जानकर मेरा दिल किया था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इतनी जिल्लत और इतनी घटिया हरकत का मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे भाई ने की थी, और मेरे भाई की इस हरकत ने मुझे जीते जी ही मार दिया था और मैं शदीद दुख और तकलीफ में गड़कर रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे औसान खता करने के लिए काफ़ी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे कभी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि इसके बाद फिर मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास ना करूं। इस रात ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल डाला था। जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और तब नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है, तो मेरी आंख खुल गई थी। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम दो ही बहन भाई थे और हमारी बदनसीबी कि हमारे वालिदैन बहुत जल्दी हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। मैं इस वक्त 14 साल की लड़की थी और मेरा भाई 8 साल का था। जब एक रोज़ हमें स्कूल भेजकर अम्मी अब्बू अपने किसी जानने वाले के घर फौतगी का अफसोस करने के लिए गए हुए थे और तब वापस आते हुए मेरे वालिदैन का शदीद किस्म का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। और मैं इस वक्त अपनी क्लास में बैठी मैथ का पीरियड ले रही थी जब मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और ये खबर सुनाई थी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने वालिदैन की वफ़ात पर बहुत रोई थी। मेरी चीखों और आहोजारी ने पूरे ख़ानदान और मोहल्ले वालों को रुलाया था, मगर मेरा छोटा भाई मेरे वालिदैन के इंतकाल से शदीद सदमे में चला गया था और बुरी तरह से सहम गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब होने लगी। तब मेरे सारे ख़ानदान वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को रुलाया, तो वो इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला हो गया था और मैं अपना गम भूल गई थी। इसकी उम्र ही क्या थी जिसमें इसको वालिदैन की जुदाई सहनी पड़ गई थी, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक अम्मी अब्बा के साथ ही सोता था और अम्मी और बाबा का बहुत ज़्यादा लाडला था।
इसी वजह से अब मेरे अम्मी बाबा की वफ़ात पर इसका बहुत बुरा हाल हो गया था और फिर इसको दौरे पड़ने लग गए थे और ये बहुत ख़तरनाक बात थी। लिहाजा मेरे चाचू ने इसको किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाया। इसको नींद आवर दवाएं देना शुरू कर दी थी और इन सुकून वाली दवाओं की वजह से मेरा भाई ज़्यादातर बेहोश रहता था और इसको कोई होश नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में दो पोर्शन बने हुए थे, एक पोर्शन हमारा था और एक पोर्शन मेरे चाचू का था। चाचू के दो ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से चाचू मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझसे ही पूरा करते थे। और यही बात मेरी चची को बहुत नागवार गुजरती थी। जाने इनको मुझसे क्या पुरखाश थी कि मेरे चाचू से लाड उठाना इनको बहुत बुरा लगता था और इनको लगता था कि मैं इनके बच्चों का हक मारती हूँ, जबकि चची की निस्बत चची के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मेरा चाचू से लाड करना इनको बुरा नहीं लगता था। मगर मेरी चची इस सब की वजह से मुझसे खार खाने लगी थी, मगर मेरी अम्मी की वजह से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मेरी अम्मी इनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी हर लिहाज से मेरी अम्मी का पलड़ा चची से भारी था, जिसकी वजह से मेरी चची मेरी अम्मी से दबी हुई थी। मगर अब अम्मी बाबा की वफ़ात के बाद तो जैसे इनको मौका ही मिल गया था कि वो अपने दिल की भड़ास निकालती। इसीलिए जब भी चचा हमारी तरफ आते, चची भी पीछे चली आती और मुझे खूब बातें सुनाती कि मैं अब बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ और अपना और अपने भाई का ख्याल खुद रखूँ और घर की जिम्मेदारियाँ भी खुद ही उठाऊँ। मुझे चची की बातें बहुत दुख देती थी और चाचू भी चची की बातों से तंग होते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि फिर चची बहुत फसाद करती थी और चाचू इनको कुछ भी नहीं कह सकते थे कि वो इनकी पसंद की बीवी थी। और अब मैं अपने वालिदैन की मौत के सदमे से नहीं निकल पाई थी कि मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चची की तकलीफें बातें और रवैयों ने बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती थी, दिन रात रोती रहती थी और अपनी अम्मी और बाबा को बहुत याद करती थी कि इनकी ज़िंदगी में हम लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर अब अचानक से तख्ता ही उलट गया था और मुझे इस उम्र में ज़िंदगी की तल्ख और कड़वी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था। मेरे चाचू भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर चची की वजह से वो हमें वक्त नहीं दे पाते थे और यही बात इनको बहुत तकलीफ देती थी कि इनके बच्चों से हम दोनों छोटे थे। मगर हालात की सख्तियों ने हमें तन्हा कर दिया था और अब हर आए दिन चची की नफरत बढ़ती ही जा रही थी। और फिर इस मसले का चाचू ने एक हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर ये बात सुनते ही चची ने बहुत वावेला मचाया और चाचू से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियां दी और कहा यह रिश्ता किसी सूरत नहीं होगा। मगर जब चाचू नहीं माने तो वो रूठ कर मैके चली गई कि अब जब तक चाचू अपने फैसले से पीछे नहीं हट जाते और अपना पोर्शन बेचकर कहीं और शिफ्टिंग का वादा नहीं कर लेते, वो वापस नहीं आएंगी। इनके जाने का चचा पर इतना असर हुआ, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और अब इनकी बीवी मैके जा बैठी थी और माँ के जाने से दोनों बेटे भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचू ने चची की बात मानने का फैसला कर लिया और मेरे मामू को बुलाकर इनकी निगरानी में पूरा घर बिकवा कर हमारा हिस्सा हमारे मामू को दिया और अपना हिस्सा लेकर अलग घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचू मामू की मौजूदगी में एक काम कर गए थे जिसका चची को इल्म नहीं था। बस वो खुश थी कि इनकी चाहत पूरी हो गई थी और इनकी मुझसे जान छूट गई थी। फिर चाचू लोगों के चले जाने के बाद मेरे मामू ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए एक घर खरीदा और हम बहन भाइयों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मामू तकरीबन रोज़ ही हमारे घर चक्कर लगाते थे और हमारी हर ज़रूरत पूरी कर रहे थे। मगर मामू भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे, क्योंकि चची की तरह इनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इस तरह छोटी सी उम्र में ही हम दोनों बहन भाई को अकेले रहना पड़ रहा था। मगर मैंने अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की थी ताकि अपने भाई को खुद संभालूं और किसी की मदद ना लूं। फिर मैंने घर में ही रहकर प्राइवेट एफए और फिर बीए किया था और इसके बाद अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहकर अपने भाई की तरफ तवज्जो मबजूल की थी। सुकून वाली दवाओं की वजह से मेरा भाई तकरीबन अपना बचपन खो चुका था। उसको बस अम्मी बाबा की थोड़ी सी बातें याद थी और वो सब भूलता जा रहा था और मैं भी यही चाहती थी कि वो सब कुछ भूल जाए ताकि इसके जहन में ये तकलीफ बात बिल्कुल ना रहे कि अम्मी बाबा की वफ़ात के बाद चाचू की मजबूरी और चची का तल्ख रवैया इसको याद ना रहे और ना ही वो दुखी हो। बस मैंने अपने भाई के दिमाग में ये बात बिठा दी थी
कि अम्मी बाबा इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, तब से मेरा भाई पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था, क्योंकि इसको डॉक्टर बनना था और हमें रुपए पैसे की कोई कमी ना थी, क्योंकि अम्मी बाबा की गवर्नमेंट नौकरी की वजह से इनकी पेंशन हमें मिलती थी। और फिर बाबा ने हमारे लिए मार्केट में 5 दुकानें लेकर किराए पर चढ़ा रखी थी। तो इस सब से इतना पैसा आ जाता था कि हमारा घर बहुत आराम से चल रहा था और हमें किसी की मोहताजी उठानी नहीं पड़ी थी। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मामू ने भी हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया था, मगर अब मैं अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के ना होने से मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। हाँ, मगर अपनों के होते हुए भी तन्हा रहना मुझे बहुत दुख में मुब्तला करता था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजर ही जाता है। मुझे भी धीरे धीरे हर काम की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपने छोटे भाई पर मबजूल की हुई थी और अब कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला बदला महसूस होने लगा था और पढ़ाई का इतना शौकीन मेरा छोटा भाई अब पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था और जब मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीज़ी की और कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है और मैं इसके मामलात में मत बोलूं। मुझे उसकी अक्खड़ मिजाजी से बहुत दुख और हैरानी हुई थी, क्योंकि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मेरी हर बात बहुत फर्माबरदारी से सुनता और मानता था। मगर अब वो मुझे जवाब देने लगा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रात में मेरे पास सोने की ज़िद करता था, मगर मैंने महसूस किया कि इसकी हालत अजीब होती थी और वो सोता नहीं था। और जब मैं पूछती तो कहता, घोड़ी का दूध पिया है इसलिए ऐसी तबीयत हो रही है। मगर इसकी हालत और हरकतों ने मुझे बुरी तरह से परेशान और घबराहट में मुब्तला कर दिया था और मैं अपने छोटे भाई के इस बदलाव से बहुत डरी हुई रहने लगी थी। और फिर एक रात तो मेरे छोटे भाई ने मुझ पर कयामत ही बर्पा कर दी थी। जब एक रोज़ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी, तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। तो मेरी आंख खुल गई और अपने भाई को अपने बहुत करीब बैठा देखकर मेरी घबराहट और खौफ से आंखें खुली की खुली रह गई थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी और साथ साथ रोए जा रहा था और बोलता जा रहा था कि इससे अच्छा था आप भी अम्मी बाबा के साथ ही मर जाती, कम से कम मुझे आपकी वजह से जिल्लत उठानी ना पड़ती। मैं इस अचानक अवतार से बौखलाकर रह गई थी और अपने भाई की हरकत और बातों ने मुझे शदीद जिल्लत में गिरा दिया। आखिर वो ये सब क्यों कह रहा है? और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पर इसने हाथ उठाया था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रोका और झटके से खुद से दूर किया और गुस्से से चीख कर बोली कि ये क्या बदतमीजी है? तुम होश में तो हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और ये क्या बकवासबाजी कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? तो मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफरत से बोला कि हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती छोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं इसकी बात सुनकर हैरत से दंग रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रहा था। तब मैंने इसके हाथ थामे और उसको कहा कि मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कह रहे हो? तब वो रोते हुए कहने लगा कि कुछ रोज से लोग मुझे देखकर इशारेबाजियां करते हैं और मुझ पर आवाजें भी कसते हैं, मगर मैं नहीं समझा कि ये लोग आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। और फिर एक रोज जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माओ ने मुझे ये कहकर वहां से भगा दिया कि तुम बदकिरदार बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का तन्हाई में मिलने आता है और जब तुम स्कूल और खेल के मैदान में होते हो वो लड़का तब तुम लोगों के घर आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया ना। मैं स्कूल जा सकता हूँ ना, और ना ही खेलने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। बताएं मुझे वो कौन है? तब अपने भाई की बात पर शदीद जिल्लत महसूस की थी मैंने कि मैंने अपने भाई से क्या कुछ सहा था और वो एक था जो मेरे साथ ये सब कर रहा था। मगर मैंने इसको कुछ नहीं कहा और इसके सामने पहली बार चाचू और मामू को कॉल मिलाई थी और इनको भी सारी हकीकत बताई। चाचू और फिर मामू का सुनकर मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि अब कुछ वक्त से मामू अपनी फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे और चाचू चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे। इसीलिए मेरा भाई इनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचू ने मेरे भाई से बात की और कहा, वो लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का शौहर है।
الگ گھر میں جانے سے پہلے میں نے ان کا نکاح کروایا تھا اور اپنے بیٹے کے ذمے لگایا تھا کہ وہ تم دونوں کو اکیلا نہ چھوڑے اور تم لوگوں کے پاس چکر لگایا کریں، اور تمہیں اس لیے نہیں پتا تھا کہ والدین کی وفات کے بعد تمہاری حالت خراب تھی اور تمہارا دماغ پرسکون کرنے کے لیے تم کو وہ دوائیں دی جاتی تھیں، اور اسی وجہ سے تم سب کو بھول چکے تھے، اور تمہاری بہن چاہتی تھی کہ جب تک تمہارا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو جاتا تمہیں کسی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے، اسی لیے تم سب سے انجان تھے۔ اب اپنی باجی سے معافی مانگو جس نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو بھلا دیا اور شادی کا نام بھی نہیں لے رہی تھی کہ تم پڑھائی مکمل کر لو، اور تم نے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی بہن سے کچھ نہیں پوچھا اور اس کے ساتھ اتنا غلط رویہ اختیار کیا۔ چاچو کی بات سن کر میرا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو کمرے سے نکال دیا کہ ابھی مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ کہتی یا معاف کرتی۔ ابھی مجھے کچھ وقت لگنا تھا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے، مگر میں جانتی تھی میں زیادہ دیر تک کسی سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تو پھر میرا بھائی تھا، مگر کبھی کبھی ہمیں بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے۔ میں بھی اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔